यूजीसी नेट हम कर रहे, तो 2021 के पेपर कर रहे हैं। इसके पहले हम 21 क्वेश्चन तक हम कर चुके थे लास्ट वीडियो में, कल के क्लास तक। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 से। आप लोग कोशिश करें क्वेश्चन नंबर 30 कैसे करेंगे। देखो क्या बोला है, ए बी सी शेयर अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमंग देमसेल्व्स। ए बी सी कुछ निश्चित अमाउंट का पैसा आपस में क्या करते हैं, शेयर करते हैं। ए गेट 35%, बी गेट ₹1500 और सी गेट्स 1/20 पूरे अमाउंट का 1/20 भाग पाते हैं। हाउ मच इज द ओरिजिनल मनी, सम ऑफ मनी। तो बताइए कि मूल धन राशि कितनी थी। करें इसको, कोशिश करें। कॉन्सेप्ट अगर कोई डिस्कस करना चाहे तो कीजिए, जिनको आज समझ आ रहा है। कैसे करेंगे, ए बी सी शेयर करते हैं एक किसी खास अमाउंट को। सर 2500 आएगा। 25 से बी आंसर। ऑप्शन। ओके, अब मैं बताता हूँ कि देखो, इसे करने के बहुत तरीके हैं, लॉन्ग तरीके भी है। मैं आपको शॉर्टकट छोड़ के, शॉर्टकट भी नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, वो बता रहा हूँ, मतलब एक सामान्य तरीके बता रहा हूँ। देखो कितनी है, ए का कितनी है, 35% है। तो 35% आपने ए कर दिया, आपने ए के लिए कर दिया। और फिर क्या बचा है आपका, सी, बी कितना, सी कितना है, 120 है। 120 को परसेंटेज में चेंज करो, तो 1/20 इंटू 100% कितने हो जाएंगे, इजिकल टू 5%। तो ए और बी, ए और सी का मिला करके कितने हो गए, 40%। ए प्लस 40। सी इजिकल टू 40% हो गए। तो फिर बी का परसेंटेज कितना होगा, पूरा मिलाकर तो 100% होती है, तो बी का कितना होगा, 60। 50% हो जाएगा। अब बी का अमाउंट बी का अमाउंट कितना बोला, 1500। 1500। तो मान लेते 1500। हैं कि टोटल वैल्यू, टोटल मनी एक्स मान लो, टोटल मनी जो है उसका मान लो एक्स मान लो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स का वैल्यू अगर 60% है, तो हम टोटल मनी इजिकल टू मान लो ₹एक्स है। तो 60% ऑफ एक्स कितना होगा, जो बी का अमाउंट है कितना होगा, 1500 हो जाएगा। 1500। तो 60/100 इंटू एक्स इजिकल टू क्या करोगे आप, 1500 कर दोगे। एक जीरो 1500। यहाँ से कट गया, तो इससे आपका एक्स कितना हो जाएगा, 15,000/6। हाँ जी, 1500 इंटू 1000। 10/6, हाँ ठीक है। 2500। तो आप या ये जो मैंने समझाया, किसी को अगर समझ ना आए तो बताओ, अगर कोई ऐसा हो जिनको समझ ना आया हो, बताओ। सबको आ गया होगा, कोई दिक्कत तो किसी को यस। नहीं है। वेरी गुड। तो आप देखो, यही क्वेश्चन अगर आपको 4-5 ब्लॉक बना देंगे तो ऐसे डीआई बन जाएगा। तो फिर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, कौन सा ऑप्शन लोगे आप, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन आइए, कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग contaminants in water can cause adverse human effects such as mental disturbances and impairment of speech, hearing and vision। ये भी आपका यूनिट 9 से ही है, जिसमें पॉल्यूशन इत्यादि के बारे में जीके बात हो की। गया ना, जीके है या साइंस है ये? ये यूनिट 9 है, जिसमें आपका जो पॉल्यूशन के बारे में डिस्कस की गई है, यूनिट 9। इन्वायरमेंटल साइंस वाला। हाँ, उसमें आपका ये सब मिला के ही है। जो पॉल्यूशन आपका साइंस में ही तो आती है। जैसे हमारा बोलते हैं कि इतने सारे पॉल्यूशन है, वो कैसे, वाटर पॉल्यूशन होगा तो उसमें क्या क्या मिलती है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि पानी, जो यमुना का पानी होता है, यमुना के पानी से जो सब्जियां या फल की जो सिंचाई करते हैं, तो उस फल सब्जी में वो गुण होता कैसे होगा, जो उसके गुण बताए जाते हैं। हम खा तो लेते हैं, लेकिन वो हमें मिलती कहाँ पे है, क्योंकि उसमें बहुत सारा आपका ऐसा गंदगी, आर्सेनिक इत्यादि बहुत सी चीजें उसमें मतलब रहती है। तो आप बताओ, इसका आंसर क्या बोलोगे आप, ये पॉल्यूशन से संबंधित है।
अब आप लोगों ने ट्राई कर लिया। देखो क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटामिनेंट्स इन वाटर कैन कॉज आपका एडवर्स ह्यूमन इफेक्ट सच एज मेंटल डिस्टर्बेंसेस, इम्पेयरमेंट ऑफ स्पीच मतलब बोलने में जब आपका हकलापन जाती है, एंड हियरिंग एंड विजन, इन सब में के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आपका जो ऑप्शन में बतानी है, आर्सेनिक, लेड, मेथिल मरकरी, निकल एंड क्रोमियम। तो आप बताओ इसमें से आप बताओ क्या क्या आंसर बता रहे हो आप? सी बता रहे हो? आपकी आवाज कट रही है, मुझे मेरे तो कहा नहीं रही है। मैं बता देता आपको, आप लोगों को आपकी आवाज कट कट कर रही है। पानी में यानी जल में मिथाइल पारा से मन में क्या होती है, जब इसका अभिक्रिया करता है, रिएक्शन करता है, तो मानसिक अशांति उत्पन्न होती है, बोलने में हकलापन आती है, यानी वाणी, श्रवण और दृष्टि यानी देखने में, बोलने में इत्यादि में, सुनने में भी आपको बाधा पहुंचता है। मेरा आवाज आ रही है सबको ना? आ रहा है सर। तो मिथाइल आपका जो मरकरी बोला है, तो मिथाइल मरकरी यानी कि जो आपका मिथाइल पारा कह सकते हैं इससे। इससे क्या होती है, मन में आपका एक अशांति आती है, बोलने में, सुनने में और देखने में, या आपका कई तरह का ऑब्स्टेकल पैदा करता है, मतलब बाधा उत्पन्न करता है। इसके अलावा ये हार्ट के डिजीज को पैदा करता है। इसके जैसे जैसे हमारे जो मन पे भी एक तरह के नेगेटिव इफेक्ट डालता है। और जानते हो कि मन में अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो बॉडी पे भी रिफ्लेक्ट करता है, तो हमारे क्या होता है, शरीर पे भी मतलब बॉडी पे भी उसका असर पड़ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मिथाइल mercury in water can cause adverse human effects such as mental disturbances and impairment of speech and hearing and vision। तो मिथाइल मरकरी क्या होती है, एक तरह के आपका एक टाइप ऑफ मरकरी होती है, ये एक मेटल होती है। हम कह सकते हैं कि मिथाइल मरकरी इज अ टाइप ऑफ मरकरी, अ मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। आप जानते भी हो कि मरकरी क्या होती है, लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे। इसका हम जानते हैं कि इसका सामान्य नाम क्या होती है आपका, अगर हम इसको मिथाइल मतलब पारा जो होती है, ये एक्चुअली एक आपका विष यानी जहर की तरह काम करता है। ये इसको बोलते हैं जैव संचय विषैला पदार्थ है। यानी कि क्या होगा इसका, आपको इसको कहते हैं हम लोग, एक निक नेम होता है, इसको कहते हैं आपका क्विक सिल्वर का भी कहते हैं इसको। तो ज्यादातर आपका जो कंपाउंड होती है, मोस्ट कंपाउंड इसमें मरकरी में, ये आपको पॉइजनस होती है। तो मिथाइल मरकरी आपका एक बहुत ही ज्यादा पॉइजनस होती है, जो मरकरी से बनती है। ये आपका कब बनती है, आप कह सकते हैं कि इट फॉर्म्स व्हेन बैक्टीरिया रिएक्ट्स विथ मरकरी इन वाटर। जब बैक्टीरिया जब आपका रिएक्ट करता है मरकरी के साथ, जब पानी के में हम मिलाएंगे तो, या फिर सॉइल या फिर प्लांट, तो इनके जरिए ये बनती है। इट वॉज यूज टू प्रिजर्व ग्रेन फेड टू एनिमल। इसका फॉर्मूला होता है CH3HG, एच जी फॉर मरकरी। और एच जी का, मरकरी का जो आपका केमिकल नाम होती है, सिंबल इसका एच जी होता है। और CH3HG इसका जो है होता है ये आपका एक विषैला पदार्थ होती है। और CH3 मतलब मिथाइल होती है। ये एटमोस्फेयर के लिए, ये वातावरण के लिए बहुत मतलब आपका हार्मफुल होती है। इसको हम कहते हैं कि जब इसको कोई इंटेक करेगा तो उसका जो नर्वस सिस्टम होता है उसको भी बहुत इफेक्ट करता है, तंत्रिका तंत्र पे काफी इफेक्ट करता है। और जो लिक्विड मतलब जो पानी में अगर रखेंगे तो पानी को ये खास तरह से, विशेष तरह से ये प्रभावित करता है। तो इतने सारे इसका फीचर्स होते हैं इसके। जब हम पॉल्यूशन चैप्टर पढ़ते हैं तो इसमें देख हमें मिलती है कि पानी का पॉल्यूशन जो होती है उसमें क्या क्या हमें देखने को मिलता है, और किस तरह के हम बीमारी का सामना करते हैं अलग अलग पॉल्यूशन में। तो मिथाइल आपका जो मरकरी है वो एक घातक पॉल्यूटेंट होते हैं जब ये पानी से मिलती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। सारा आपको क्लियर हो गया कैसे होता है, इसलिए आपको दिक्कत नहीं होगी। अगला कीजिए, 32 कीजिए।
Which of the following statements are correct? A bullet covers 55 मीटर इन 2 सेकेंड, तो इसका स्पीड क्या होगा 99 किलोमीटर पर आवर, पहला ऑप्शन है। दूसरा क्या है, ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 days, इन 5 days ही कैन कंप्लीट 1/5 फ्रैक्शन ऑफ द वर्क। आपको बताइए ट्रू फॉल्स कौन सी है। सी क्या है, वॉकिंग एट 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड अ गर्ल इज लेट बाय 2.5 hours, her usual time is 7 and 1/2, 7.5 hours, 7 whole 1/2 hours, यानी 7 सही 1/2 घंटा। और चौथा ऑप्शन है आपका, ऊपर है थोड़ा सा, इनमें से फिर आपको चूज करनी है, जो तीनों दिया गया है इनमें से ए एंड बी ओनली, ए एंड सी ओनली, बी एंड सी ओनली, सी ओनली। तो बताओ इनमें से क्या क्या होगा, मल्टीपल ऑप्शन होगा, सिंगल ऑप्शन होगा 32 के लिए। मैथमेटिकल है ये, बता देता हूं मैं। सर ये तो करेक्ट है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन लोगे आप। अभी बी सी का चेक करना है। ठीक है, चेक कीजिए। मैं बोल देता हूं साथ साथ, जो गोली की चाल है, मतलब आपको जो बताया गया है, अच्छा लोग ट्राई कर लेता हूँ सर, समझ देता हूँ आप लोग। अब मैं कर देता हूँ, ठीक है, टाइम भी हमारे पास ज्यादा नहीं होता ना। तो पहला जो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट 1, स्पीड ऑफ बुलेट, स्पीड ऑफ बुलेट इज इक्वल टू 55/2 मीटर पर सेकेंड। अब मीटर पर सेकंड से अगर किलोमीटर पर आवर में चेंज करनी होती तो हम क्या करते थे, क्या बताया था आपको जब हमने यूनिट 5 पढ़ाया था, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो किलोमीटर पर आवर बनती है। काटो से कितना आएगा, 9 आ जाएगा, इससे काटो कितना आएगा, 11 आ जाएगा, तो कितना हो गया आपका 99 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब क्या हुआ, स्टेटमेंट 1 ट्रू है। अगर ए ट्रू है, आप खाली ए तक पहुंचे हो, तो आप रॉन्ग आंसर एलिमिनेशन मेथड आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बाकी सब भी बता देता हूं। सेकंड चेक कीजिए, स्टेटमेंट 2 क्या बोला है आपका, स्टेटमेंट 2 बोल रहा है ट्रू फॉल्स है। कि ए, हाँ, ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 days, इन 5 days विल कंप्लीट 1/5 ऑफ द वर्क। तो आप जानते हो कि अगर 10 दिन में अगर आपका ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 days, तो क्या 5 दिन में 5 वो दिन कितना तो काम आधा करेगा, होगा, 1/2 होगा ना। तो 1/2 हो जाएगा इसका आधा। तो क्या बोला है इसमें, 1/2 तो बोल नहीं रहा है, कुछ और बोल रहा है इसमें, तो आगे 1/5 कैलकुलेट बोल करने रहा की है, तो वो तो फॉल्स है। बोल रहा है, तो ज्यादा हमें कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है। तो हमने क्या पाया, बी गलत है, तो बी के साथ जो भी ऑप्शन रहेगा वो गलत हो जाएगा। वो सी क्या बोल रहा है, वॉकिंग, यस मैम, वॉकिंग 3/4 ऑफ द यूजुअल स्पीड अ गर्ल इज लेट बाई इतना घंटे। तो क्या आपका हर उसका यूजुअल टाइम इज इतना, आपका 3/4 अगर करता है तो कितना घंटा लेट होता है, अपने स्पीड का तो 2.5 घंटे लेट होता है, तो उसका यूजुअल टाइम कितने हैं, 7.5 घंटा है। चेक चेक करते सही सही है कि गलत है। ये सेकंड आपका गलत हो गया। थर्ड को चेक कर लेते हैं। लेट करते हैं कि उसका जो स्पीड और डिस्टेंस को मान लीजिए कि हम, स्पीड इज इक्वल टू क्या होती है आपका, डिस्टेंस बाई टाइम होती है, राइट, फॉर्मूला होती है, बेसिक फॉर्मूला हम जानते हैं हम। तो क्या बोल रहे हैं, कितना डिस्टेंस जा रहा है वो, 3/4s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बाई जो टाइम है टी प्लस कितना हो जाएगा आपका 5/2। तो एस इज इक्वल टू क्या होता है आपका, डी बाई टी होती है,
और तो 3/4s इज इक्वल टू क्या होगा, डी बाई टी प्लस 5/2। अब इन दोनों का आप सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पे कितना आएगा, एक तो इक्वेशन ये बन गया आपका इक्वेशन 1, इसको एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2d/2t प्लस 5, ये हो जाएगा आपका 3/4, और जितना s है s के जगह पे आप कर सकते हो इसको 3/4s कर लो इसमें, फिर एस एस इक्वल टू क्या डी बाई टी। अब इन दोनों को इसको इक्वेशन 2 कर देंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे कितना होता है, टी का वैल्यू 15/2 आ जाएगा, जो 7 and 1/2 होगा। तो मतलब क्या वो सही है, तो फिर क्या हो जाएगा आपका ए और सी दोनों सही है। तो हम कौन सा होगा, ए और सी, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। थर्ड 33 कीजिए, व्हेन अ सर मिडिल इसमें बी तो रॉन्ग था ना, हाँ बी तो रॉन्ग था, तो बी रॉन्ग वैसे था। भी मैं अगर तीसरा कैलकुलेशन नहीं करती तो ए और सी ऑप्शन तो मैं कट ही कर देती, और सिर्फ सी मैं करती नहीं क्योंकि सिर्फ सी तो मैंने चेक भी नहीं किया है और वो दूर की बात है, और ए करेक्ट है तो मैं बी ऑप्शन कर लेती बिना सी कैलकुलेट किए। हाँ ये तो सही है बिल्कुल, मैं तो ये बोला कि रॉन्ग आंसर, अगर मान लो सी में क्या है, सी में दिक्कत क्या है कि टाइम ज्यादा लगेगा, और सबको हो सकता है कि सबको मैथमेटिक्स उतना मतलब कंफर्म ना भी हो, तो आपने ये पाया ना बी गलत है तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, मैंने बार बार बोलता है ना कि रॉन्ग आंसर एलिमिनेशन उसको अप्लाई करो, और आपको पता है कि करेक्ट आंसर को लेना है, तो ए तो सही है, अगर ए सही है तो ऑप्शन आपको एक ही जगह बचता है बी में, तो सी को करने की जरूरत नहीं है। यही होती है स्मार्ट तरीके, कितना अच्छा आपने किया, आपने वेरी वेरी गुड। यही हम चाहते हैं कि पेपर को करते करते आप रॉन्ग आंसर एलिमिनेशन मेथड से करो। जरूरी नहीं होता है कि आपको बहुत अच्छा मैथ आता ही हो, या आपके पास उतना समय हो ही कैलकुलेट करने के लिए। तो मुझे कैलकुलेशन दिखाना था, मैंने दिखा दिया, लेकिन आंसर तक पहुंचने के लिए आंसर तक पहुंचने के लिए सी की जरूरत नहीं है, जैसे आपने बिल्कुल सही बोला, उससे आपका निकल जाती है, और देखो कितने जल्दी निकल जाती है आपका सी का टाइम बच, अगर आप वहां तक वहां तक अगर इतना सोच लिया आपने, तो फिर आपका टाइम बच गया पूरा, 1 मिनट से कम टाइम में हो जाती है। वैन किसी को कुछ अगर बोलना हो तो माइक में बोल सकते हैं, क्योंकि हम पेपर को पेपर की तरह हम कोशिश करने के लिए, क्योंकि हमने समझाना तो मैंने बहुत समझा दिया सारा जब हमने यूनिट किया था। और बताएं किसी को अगर कुछ बोलना पूछना तो पूछ सकते हो। व्हेन अ मिडिल टर्म डज नॉट गो फर्दर देन द प्रोसेसिंग स्टेट ऑफ mental oscillation between two opposite views is known as, ये आपका एमए योगा हम सब पढ़ के आए हैं, आप लोग जानते हो कि जो दर्शन के हिसाब से पढ़े थे इसमें, उसमें आपको ये सब चीजें हमने पढ़ा था, तो कुछ इसमें आपका फैलासी था, तो आप बताओ इसमें फैलासी में क्या बोलोगे आप। असिद्ध या फिर विरुद्ध, विरुद्ध। कौन से एक कोई एक बोलो, मैं इसको अगर हिंदी में बोल दूं इस क्वेश्चन को, जिनको हिंदी में जानना है, जब एक हेतु दो जब एक हेतु दो विपरीत दृष्टिकोण के मध्य मानसिक दोलन की स्थिति के प्रस्तुतिकरण के आगे नहीं जाता, तो यह प्रकरण को क्या बोलते हैं। अब देखो हिंदी में जो वर्ड होते हैं वो एक संस्कृत से टच करता है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि इंग्लिश वाला आप लोग ज्यादा करो अच्छे से, लेकिन जिसको हिंदी चाहिए इसके हिंदी में इस तरह के वर्ड का इस्तेमाल की जाती है। हेय, हेतु, हान, हानोपाय आप लोग सब पढ़े होंगे, जो दर्शन में भी पढ़े हो, उनके लिए यही शब्द इस्तेमाल की जाती है। सर तो बी अब या इसमें सी बताओ, में से हो रहा है। असिद्ध। इसमें पहले जो है, मैं इसको हिंदी बोल देता हूँ। असिद्ध पहला ऑप्शन है का हिंदी है असिद्ध हेत्वाभ्यास, बी है इसका जो हिंदी होगा फैलासी ऑफ, आपका इसको हम कहते हैं प्रकरण सम। प्रकरण सम मतलब आपका इसमें दिया भी है फैलासी ऑफ, मतलब
प्रकरण सम हेताभ्यास, फारसी का हिंदी में कहते हैं, इसमें संस्कृत में कहते हैं हेताभ्यास कहते हैं। फिर आपका सी का हिंदी हो जाएगा सव्य विचार हेताभ्यास, और चौथा हो जाएगा विरुद्ध हेताभ्यास। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ, हिंदी में भी बोल देता हूँ, इंग्लिश में भी बोल देता हूँ, और दोनों में ही मतलब जो जिन्होंने दर्शन को हिंदी में पढ़ के आए हैं उनको लिए शब्द फैमिलियर है, तो मैं उनके लिए बोल देता हूँ। जब एक हेतु दो विपरीत दृष्टिकोण के मध्य में मानसिक दोलन की स्थिति करता है, यानी कि मानसिक दोलन की स्थिति के प्रस्तुतिकरण के आगे नहीं जाता है, तो उसको, इस स्थिति को आप लोग पढ़े हो दर्शन वगैरह में, इसको कहते हैं प्रकरण सम हेतोभ्यास। इस अनुमान के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि दोष को किसी अन्य अनुमान के द्वारा दिखाया जाना संभव होता है, और आज हम ऐसा करते भी है, दूसरे किसी अनुमान के द्वारा हम दिखाते हैं। आप जानते हो कि अनुमान, प्रमाण, आगम, प्रमाण, ऐसे तीन हम जब प्रमाण पढ़ते हैं वो प्रमाण के पाठ भी होते हैं। फिर आपका आता है असिद्ध हेतुभ्यास, मतलब यदि हेतु वास्तविक ही नहीं हो तब उस हेतु के जो आधार होती है उस आधार पर हम जो अनुमान करते हैं, तो ऐसा अनुमान क्या होता है, दोषपूर्ण हो जाता है। इसको हम कहते हैं अनुमान के इस दोष को कहते हैं असिद्ध कहते हैं, क्योंकि आप सिद्ध कर ही नहीं सकते, इसलिए इसको असिद्ध कहते हैं। फिर आपका आता है सव्य विचार हेतुभ्यास। यह क्या होती है, यह दोष अनुमान में तब आता है जब हेतु व्याभिचारी यानी अपवाद हो। तो व्याभिचारी के लिए हम कहते हैं कि व्याभिचारी हेतु, उसे व्याभिचारी हेतु किसे कहते हैं, व्याभिचारी हेतु मतलब जिस हेतु का व्यक्ति के साथ कोई संबंध होता ही नहीं है उसको व्याभिचारी हेतु कहते हैं। और विरुद्ध हेत्वाभ्यास, इसका मतलब क्या है कि यदि हेतु साध्य का खंडन करने वाला होता है तो अनुमान में जो दोष आता है उस दोष को हम कहते हैं विरुद्ध हेत्वाभ्यास कहते हैं। तो हिंदी में जो कंटेंट है इसमें कई शब्द ऐसे होते हैं, लेकिन जिन लोगों ने, अगर आपने दर्शन को हिंदी में पढ़ा है तो इसका फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे, जिन लोगों को इंग्लिश कंफर्टेबल है, तो हम इसे कह सकते हैं कि व्हेन अ मिडिल टर्म डज नॉट गो फर्दर देन प्रोड्यूसिंग अ स्टेट ऑफ मेंटल ऑसिलेशन बिटवीन टू ऑपोजिट व्यूज, द केस इज नोन एज fallacy of प्रकरणम, प्रकर्षम, प्रकरणसम। इसको मतलब हम कहते हैं, इसको तो जो हम पहला ऑप्शन का जो है मतलब इसको इसका ऑप्शन बी का व्याख्या जो है। और बाकी का हम अगर करेंगे तो फैलासी इज एन आइडिया विच मेनी पीपल बिलीव टू बी ट्रू। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि ये ट्रू है, बट which is in fact false because it is based on incorrect information or reasoning। ऐसा बहुत सारी चीजें होती है जिसको हम लोग अंधविश्वास भी कह लेते हैं, लेकिन हम मानते हैं कि ये ट्रू है, मतलब बिलीव है, बिलीव सिस्टम है, लेकिन वो ये इसको फॉल्स मानते हैं क्योंकि ये वो इनकरेक्ट होता है, और उसके पीछे जो इंफॉर्मेशन या कुछ रीजनिंग होती नहीं है। और कई चीजें ऐसी होती है कि विज्ञान और आपका अंधविश्वास के बीच में सब उलझ जाता है। हम कभी कभी किसी चीज का अंधविश्वास मान लेते हैं, लेकिन बाद में जब शोध होकर निकलती है पश्चिमी विज्ञान से तो हमें पता चलता है कि वो विज्ञान है। और कभी कभी जिसको हम मतलब उसका उल्टा भी होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फैलासी इज एन आइडिया, ये एक ऐसा आइडिया है जिसको हम लोग ट्रू, मतलब बिलीफ सिस्टम में हम इसको ट्रू मानते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, ये फॉल्स होता है, जिसके पीछे कोई इन्फॉर्मेशन या कुछ रीजनिंग नहीं होती है। फिर अगर बोलेंगे कि अगर जो नेक्स्ट पार्ट है, fallacy is the use of invalid, otherwise fallacy of reasoning or wrong moves in the construction of an argument, which may appear stronger than it really is if the fallacy is not spotted। अगर ऐसा होता है तो जब कोई एक दूसरे के जब खिलाफ होता है, जो विरुद्ध होती है, ऑपोजिशन जब होती है, तो हम इसको
कॉन्ट्रडिक्शन भी इसको इंग्लिश में कहते हैं फैलासी ऑफ विरुद्ध, यानी कि कॉन्ट्रडिक्टरी मिडिल कहते हैं इसको। और फिर फैलासी ऑफ द इरेगुलर मिडिल भी कहते हैं। इरेगुलर मिडिल आपका जो थर्ड पार्ट है इसका। तो आप लोगों ने आंसर में क्या बोला? आपने आंसर में कौन सा बोला आंसर आपने एबीसीडी में? बी करेक्ट आंसर है। कुछ लोग ए बोल रहे थे, शायद ए नहीं होगा। नेम द fallacy committed in some good actors are not strong men, all professional wrestler are stronger men, therefore all professional wrestler are good actors। अब आपके इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसके जो आपका फैलासी है, आप बताओ कौन से होंगे? क्या बोला है? सम गुड एक्टर्स आर नॉट स्ट्रॉन्गर मैन, ऑल प्रोफेशनल रेसलर आर स्ट्रॉन्गर मैन। ये स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल प्रोफेशनल रेसलर आर गुड एक्टर्स। आप क्या देखते हो कि जो स्टेटमेंट है, चलो आप एक बार खुद कोशिश करो, फिर बताता हूं मैं। सर इलिसिट माइनर होगा क्या? ए आप बोल रहे हो ए आंसर सही है? नहीं, सी बोल रहे हैं आप सी बोल रहे हो? जी। ठीक है, बाकी लोग कोशिश करें। आपने पहले ये बोला था क्या? नहीं, इलिसिट माइनर बोला था सर। ठीक है, आंसर इसका सही आंसर ए है। ओके। इसको अगर हिंदी में बोल दूं क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन क्या बोला है? तर्क दोष का नाम बताइए। कुछ अच्छे अभिनेता बलशाली मनुष्य नहीं होते हैं। इसके हिंदी में अगर अनुवाद कर दूं, तो जिन लोगों को हिंदी में करना है, कुछ अच्छे अभिनेता बलशाली मनुष्य नहीं होते हैं, सभी पेशेवर पहलवान बलशाली बलशाली पुरुष होते हैं। स्ट्रॉन्ग मैन मतलब पुरुष होते हैं, इसलिए सभी पेशेवर पहलवान अच्छे अभिनेता होते हैं। ये इसका हिंदी में हो जाएगा जो क्वेश्चन दिया गया है। ऑप्शन ए का हिंदी हो जाएगा सकारात्मक निष्कर्ष नकारात्मक आधार वाक्य से। अफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम नेगेटिव आपका प्रीमिसेस। ऑप्शन बी है अवैध साध्य, अगर इसका हिंदी करेंगे तो लिसिट मेजर मतलब अवैध साध्य। ऑप्शन सी है अवैध पक्ष। ऑप्शन डी होगा अनिर्धारित हेतु। आप लोग अपना अपना एक पेन कॉपी में नोट करते जाओ कि किस चीज, कौन सी चीज आप लोग को अच्छे से, मतलब आप लोगों को वीक कर रहा है, कहाँ पे आप लोग, अगर ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे तो उसको आप नोट करते जाओ। फिर बाद में हम उस सेक्शन को अच्छे से और डिटेल में करेंगे, जो जो जिस सेक्शन में आप लोगों को वीकनेस ज्यादा रहेगा। इस पेपर सॉल्व कराने का ये भी उद्देश्य है कि हमें सबका वीक एरिया पता करने की, कौन से यूनिट में आप ज्यादा नहीं कर पा रहे हो। अच्छा, अब अगर इसको व्याख्या करेंगे तो आप क्या देखते हो? जो जितने भी हमारे तर्क दोष का नाम बताया, पहले क्या बताया? सकारात्मक निष्कर्ष नकारात्मक आधार वाक्य से। दूसरा क्या बोला हमने? अवैध साध्य। तीसरा क्या बोला हमने? अवैध पक्ष। चौथा क्या बोला हमने? अनिर्धारित हेतु। तो दिए गए जो तर्क दोष है, इसको देखो, डी होगा। हाँ डी देख लेते हैं। अब एक बार बैक हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर आप बताओ कौन से होंगे। इन तर्क दोष का नाम में क्या है आपका? सकारात्मक निष्कर्ष नकारात्मक आधार वाक्य। ये आधार वाक्य को क्या करता है? कुछ बलशाली मनुष्य के रूप में हम देख सकते हैं। जब किसी युक्ति में दोष आता है जिसके कारण व्यक्ति सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाता, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसका नाम होता है, उस दोष को युक्ति दोष कहते हैं, जो हम शास्त्र में पढ़ चुके थे।
ये दोष जानबूझकर या अनजाने में कैसा भी हो सकता है। इंसान के या तो जानबूझ कर करता है या तो अनजाने में कर सकता है। यदि दोष ये जानबूझकर होता है तो इसे परिष्कार कहते हैं। युक्ति दोष को सामान्यतया हम क्या बोलते हैं, ये औपचारिक युक्ति दोष या अनौपचारिक युक्ति दोष, ये दो श्रेणी में हम बांटते हैं। जब हमने दर्शन को पढ़ा था हमने, तो हमने देखा था कि इसमें इस तरह से इसका क्लासिफिकेशन था। इसे हम कह लिए एक सिंबॉलिक रूप में यानी प्रतीकात्मक सूत्र से हम नहीं दर्शाते हैं इसको, बल्कि हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग कैटेगरी यानी श्रेणियों में जो तर्क के आधार पे विभक्त करके हम इसको समझा सकते हैं, इसको हम बता सकते हैं या इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और अगर इसका हम इंग्लिश में बोल दें, ये जो हिंदी में बताया मैंने, और आप लोग आंसर निकालने की कोशिश करो, इसको अगर इंग्लिश में बोलेंगे, the statement given belongs to affirmative conclusion from negative premises fallacy। ये जो है आपका, इसमें ऑप्शन ए सही है। affirmative conclusion from a negative premises, जिसको हम लोग कहते हैं लिसिट नेगेटिव कहते हैं इसको। ये क्या होती है, फॉर्मल फैलेसी दैट इज कमिटेड व्हेन ए कैटेगोरियल सिलोजिज्म, इसको हम वेन डायग्राम से भी हमने डिस्कस किया था एक बार। तो इसको हम सिलोजिज्म जो चैप्टर ही अलग से था, हमने इसमें जब हमने सिलेबस खत्म कर रहे थे यूनिट 5, 6, 7 में, तब हम बताए भी थे इसको। तो ये हम कहते हैं कैटेगोरिकल सिलोजिज्म हैज अ पॉजिटिव कंक्लूजन एंड 1 or 2 नेगेटिव प्रेमिसेस। जैसे कि आपका एक एग्जांपल दो तो, जैसे नो फिश आर डॉग्स एंड नो डॉग्स कैन फ्लाई, therefore all fish can fly। तो इस तरह के जो हम जो एग्जांपल करते थे, हम क्या करते थे, हम वेन डायग्राम बनाते थे। याद कीजिए जो हमने किया था। जैसे सपोज करके हम बोलते हैं कि नो फिश और डॉग, तो हमने क्या किया, हमने ये फिश बना दिया और ये डॉग बना दिया, ये डॉग हो गया। तो नो फिश और डॉग्स, नो डॉग्स कैन फ्लाई, और हमने इसको फ्लाई को हमने यहाँ पे कर दिया, नो डॉग्स आर फ्लाई, और नो डॉग्स कैन फ्लाई, therefore all fish can fly। अब इसका मतलब क्या क्या, ऑल फिश क्या, ये फ्लाई कर दिया हमने, तो ऑल फिश कैन फ्लाई। अगर इस डायग्राम को लेंगे तो ऑल फिश कैन फ्लाई गलत हो गया, क्योंकि ये आपका ओवरलैप करता ही नहीं है। और अगर डायग्राम में ऐसे बनाएंगे, ये फिश हो गया आपका, और इसको अगर हम फ्लाई बना देंगे और ये डॉग का हम अलग कर देंगे, तो क्या होगा आपका, दिख रहा है इसमें कि ऑल फिश कैन फ्लाई। अब अगर डायग्राम को मैं ऐसे बना दे कि ये फिश कर दिया हमने और ये फ्लाई कर दिया हमने, तो ये डायग्राम क्या बोलता है, ये बोलता है कि सम फिश कैन फ्लाई। इसका मतलब क्या होगा, एक्यूरेट नहीं होता है, ये आपका ये फैलासी हो गया जो डायग्राम से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इसलिए हमने, अगर हम इसको और इसको अगर हम क्या कहते हैं, इसको कैटेगरी करेंगे, तो सम फैलासीज आर कमिटेड टू इंटेंशनली, हम जानबूझ के करते हैं, टू मैनिपुलेट द persuade बाय डिसेप्शन, कि हम जो चाहते हैं वो चीज मिल जाए हमें, और उसको मैनिपुलेट अपने मन से उसको हम जानबूझ से करते हैं। while other are committed to unintentionally, हम मतलब हमें पता नहीं होता लेकिन हो जाता है वो गलती, ड्यू टू केयरलेसनेस और इग्नोरेंस, हमसे कुछ केयरलेसनेस हो जाता है या हमसे कुछ गलती हो जाती है। तो ये दोनों को मिलाएंगे, the soundness of legal arguments depends on the context in which the arguments are made। तो इस तरह से हम देखते हैं कि fallacies जो है वो कॉमनली आपका डिवाइडेड करती है दो पार्ट में, एक होती है आपका फॉर्मल, एक होती है इनफॉर्मल। तो इस तरह से इसको हम कैटेगरी करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। The statutory body responsible for the maintaining quality and standard of teacher education in the country, वो कौन सा आपका बॉडी है जो मेंटेन करता है किसी एजुकेशन में जो आपका स्टैंडर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन इन द कंट्री।
AICTE, NCERT, एनसीटी एनसीटी ही होगा सर। ऑप्शन कौन से बोल रहे हो आप? सी बोल रहे सी हो? सी सर। जी सी। बाकी लोग बताएं। क्या होगा बताइए, इसका आंसर सी होगा। ओके, थोड़ा मैं बता देता हूँ इसके इन सब के बारे में जो ऑप्शन दिए है इसमें। ऑप्शन सी करेक्ट है। द statutory body responsible for the maintaining quality and standard of teacher education क्या होती है आपका? काउंसलिंग, नेशनल काउंसलिंग फॉर टीचर एजुकेशन। पूरा नाम क्या होती है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो एनसीटी किसी और जगह पे हो सकता है कि आपका पूरा मतलब यही पूछा जाए, शॉर्ट फॉर्म में पूछा जाए आपको। तो एनसीटी इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट सेट अप अंडर द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक्ट। एक्ट का आपका ईयर क्या है? 1995। टू फॉर्मली ओवरसी स्टैंडर्ड्स, प्रोसेसेस इन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम, इसके लिए इसको स्थापित किया गया था। The mandate given to the NCT is very broad and covers the whole scope of teachers education program। ये सारे प्रोग्राम को पूरा एक साथ कवर करता है। Including research and training of person of equipping them to teach the pre-primary, primary, secondary and senior secondary stages in the school। ये सारे के लिए करते हैं वो। और इसके अलावा नॉन फॉर्मल एजुकेशन के लिए जो भी होता है उसके लिए भी, इसके अलावा पार्ट टाइम एजुकेशन और जो आपका प्रौढ़ शिक्षा जो होती है यानी एडल्ट एजुकेशन, उनके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। चलो, इस इसका आप लोग खुद पढ़ के बताओ, मैं इसमें नहीं कर रहा हूँ। क्या होगा आंसर? थोड़ा सा आप लोग भी कोशिश करो करने की। कि ये आपका उससे संबंधित है। कोशिश करो, देखो कि कौन सा हो गया आंसर इसका। बी होगा सर। ऑप्शन बी। बी फॉर बॉल। बाकी लोग बताएं। सर मैंने रैंडमली 27/3 लिया, 27 को 3 से डिवाइड किया तो 9 आया, और फिर मैंने 81 को डिवाइड किया 9 से तो भी 9 आया। क्वेश्चन नंबर 36 का बता रहा हूं मैं। ओ सॉरी, बी करेक्ट नहीं है, अब आप कोशिश करो। बी फॉर बॉल करेक्ट नहीं है। इसका आंसर जो 36 का जो आंसर है, आप क्या बोल रहे? बी बोल रहे हैं आप? बी फॉर बॉल। बी फॉर बॉल? बी बोला था सर। नहीं, बी बी फॉर फॉर बॉल मैंने। नहीं। आप देखो एक बार दोबारा पढ़ो उसको। ए आएगा कॉग्निशन। आगे आगे बाकी लोग बताएं। सर कॉग्निशन का मतलब क्या होता है यही समझ नहीं आ रहा, फिर ऑप्शन कैसे चूज करें। संज्ञान। कॉग्निशन का मतलब होता है संज्ञान।
एक कक्षा के संदर्भ में अगर बात हाँ जी सिमेंटिसिज्म का मतलब सिमेंटिसिज्म देखो, मैं तीनों इसे चारों को हिंदी में बोल देता हूँ। जो कॉग्निशन उसका आपका संज्ञान होता है, और जो बी बोल रहा है इंफॉर्मेशन आपका जो प्रोसेसिंग है, इसका मतलब होती है सूचना प्रक्रियाकरण। और सी का हिंदी होगा उत्पादकता। और डी का मतलब होगा अर्थ विज्ञान बाद। सर सी है प्रोडक्टिविटी। एक आंसर बोलिए, कौन सा होगा? सर लास्ट आंसर सी प्रोडक्टिविटी। ओके। तो आप लोगों ने पहला यूनिट में पढ़ चुके हो आप लोग। देखो, यही होती है कि आप लोग देखो, आता सब कुछ है, लेकिन देखो फंसा रहा है ना क्वेश्चन में, ऑप्शन में, यही गलती होती है। और इसी जगह से 100% लोग देते हैं और आपको इतना कम जो है होती है। इसका आंसर सी करेक्ट है, क्योंकि एक कक्षा के संदर्भ में भाषाई संकेत और संकेत की एक सीमित संख्या से क्या होती है, असंख्य अर्थवान संदेश यानी कि प्रोडक्टिविटी आपको उत्पन्न होती है। तो आप ये कह सकते हो कि ये क्योंकि ऑप्शन सी में आपको आपको दिया गया है, प्रोडक्टिविटी दिया गया है, तो ऑप्शन सी क्या होगा इसका, करेक्ट हो जाएगा। आप कह सकते हैं कि इन द क्लासरूम कॉन्टेक्स्ट व्हेन इन्यूमरेबल मीनिंगफुल मैसेजेस इमिनेट फ्रॉम फाइनाइट नंबर ऑफ आपका कुछ उसको जब हम मैसेज को हम डिलीवरी करते हैं कोई सिग्नल के रूप में, तो क्या होती है, वो आपका प्रोडक्टिविटी होती है। तो क्लासरूम कॉन्टेक्स्ट में क्या होती है, एक टीचर जो होते हैं वो चूज करते हैं, वो आपका मैनेज करते हैं जो कंसर्न होती है, जो डेली कंसर्न होती है टीचिंग के लिए। और इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या करते हैं वो सॉरी इनडायरेक्टली क्या करते हैं वो शेप करते हैं, जितने आपका स्टूडेंट्स होते हैं उनके जो उद्देश्य होते हैं उसको शेप करते हैं। तो इसलिए उस जब स्टूडेंट्स जब उनके एक शिक्षा को प्राप्त करते हैं, तो जैसे मिट्टी, एक कुम्हार के पास मिट्टी जाता है, और वो कुम्हार के कुम्हार के हाथों के जो उसका जो टेक्निक से एक बर्तन या घड़ा बन के वापस आता है। वैसे ही क्लासरूम में बच्चे तो ऐसे जाते हैं, लेकिन एक समय के बाद शिक्षक से सही दिशा में शिक्षा पाके एक उत्पाद बन के निकलती है, जो प्रोडक्टिविटी होती है, जो हमें समाज के लिए काम करता है। जैसे डॉक्टर की कोई मेडिकल साइंस पढ़ने गया, तो पहले वो नॉर्मल इंसान था, लेकिन 5 साल 6 साल 7 साल बाद जब निकला तो वो एक प्रोडक्टिविटी बन के निकला। वैसे इंजीनियर क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी बन के निकला। ऑप्शन सी सही है। मैंने किस हिसाब से लिया, पहला वाला मैंने इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग बोला था, हम्म जिसको मैंने रॉन्ग सिद्ध इसलिए किया खुद ने ही अपने लिए, कि हम्म इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग तो हम तब बोलेंगे कि हम कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं इंफॉर्मेशन और फिर वहां से कुछ उसको प्रोसेस होके आ रहा है। तो ऐसा नहीं है। ये ऐसे है कि जब बहुत सारे मैसेजेस, मीनिंगफुल मैसेजेस आ रहे हैं, हम्म सपोज करिए कि छात्रों से आ रहे हैं, तो ये हम्म, प्रोडक्टिव बात हुई। किसी लैंग्वेज के माध्यम से आ रहे हैं, किसी भी लैंग्वेज के माध्यम से आ रहे हैं, तो ये प्रोडक्टिव बात हुई कि उनको कुछ समझा है, तभी तो मीनिंगफुल आ रहा है ना, मीनिंगलेस कुछ नहीं आ रहा है। तो ये प्रोडक्टिव बात हुई, इसलिए मैंने इसको चूज किया। और ऐसे भी हम जब शिक्षक जो निकालते हैं प्रोडक्टिविटी निकलती है, क्योंकि आप जब हम जब स्कूल स्कूल कॉलेज जाते हैं, उसके बाद जब हम वहां से निकलते हैं, तो हमें प्रोडक्ट मतलब हमारे एक उत्पाद बनकर निकलती है, जो हम समाज के लिए या सारे सब सब अपने खुद के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, सबके लिए वर्क करते हैं। तो प्रोडक्टिविटी होती है। तो यहाँ तक हम रखते हैं, फिर कल हम इसके बात करेंगे। और आप लोग इसको, मैं बाद में जब ये पेपर खत्म हो जाएगी, कल तो खत्म ही हो जाएगी, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे इसमें, 12-13 क्वेश्चन बचे हुए हैं। फिर मैं इस पेपर को डाल दूंगा ग्रुप पे, फिर आप लोग इसको अपने से सॉल्व करना और देखना कि कहाँ पे क्या आपका एरर आ रही है। फिर उसको हम 37 का भी डी लग रहा है। 37 का हम सर डी। ठीक है, अभी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी हम बोल देंगे तो फिर सबको, क्योंकि उसको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है क्यों राइट है। तो हम कल करेंगे इसको। थैंक यू सो मच। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति।